हेलो फ्रेंड्स, काफी लंबे समय बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, अब हम लोग जल्दी जल्दी मिला करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको सबको मालूम है क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम छोटे छोटे वीडियोस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन पर्पज है इस वीडियो का वो है माइटोसिस के कॉन्सेप्ट को समझना। जी हाँ, देखिए आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से आपने पढ़ा भी होगा, किंतु यहाँ पर जो हमारा जो चैनल है कॉन्सेप्ट गुरुकुल, इसमें आपको केवल एक ही डिफरेंस नजर आने वाला है, वो है कॉन्सेप्ट का। तो पूरी प्रोसेस को आज मैं नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको केवल माइटोसिस का जो इनर कॉन्सेप्ट है, जो उसकी इनर सोल है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर कोई सेल कैसे डिवाइड कर जाती है। अक्सर जब आप माइटोसिस और मियोसिस को देखते हो तो आप देखते हो प्रोफेज उसमें भी हो रही है, मेटाफेज उसमें भी हो रही है, एनाफेज भी हो रही है, टीलोफेज भी हो रही है। कई बार एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में नहीं आता कि क्यों माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम बना हुआ है और मियोसिस में वो एकदम से कम हो गया। और इसका रीजन अधिकांश बच्चे क्या समझते हैं कि मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करती है इसीलिए आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम, और माइटोसिस में केवल एक ही बार डिवाइड करती है। तो ये जितनी भी दिमाग में कंफ्यूजन है इन सबको हमें आज दूर कर लेना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसका पर्पस पूरा सेल डिवीजन नहीं पढ़ाना है, कई सारे सेल डिवीजन के वीडियोस छोटे छोटे मैं बनाऊंगा, उनको कंटिन्यूअस आप लोग देखते रहिएगा, एक सीरीज की फॉर्म में बनेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेल साइकिल है क्या चीज और उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सेल डिवाइड करती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। यानी कि जो इनर सोल है, इनर जो कॉन्सेप्ट है माइटोसिस का, वो आज हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए जनरली जब अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक सेल है ना। सेल में आपको मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अपन यदि यूकैरियोटिक सेल को लेकर के चले, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रोमोसोम्स। ये एक जनरल अजम्पशन है और हम लोगों को पता होता है और ये सारी चीजें ठीक भी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो क्रोमोसोम है ये बना किस चीज का होता है। तो जो क्रोमोसोम है बच्चों वो बनता है क्रोमैटिन मटेरियल से। किससे बना हुआ है? क्रोमैटिन मटेरियल से। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है। पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है उसमें जो क्रोमैटिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। केमिकली यदि अपन बात करें तो क्रोमैटिन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है डीएनए और दूसरा आप सबको मालूम है वो क्या है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये मिलकर के क्या बनाती हैं? क्रोमैटिन बनाती है, ठीक है। क्रोमा किस लिए कहते हैं? क्रोमा का मतलब कलर्ड। जब हम न्यूक्लियस को फल्जन रिएक्शन के द्वारा, एक स्टेनिंग रिएक्शन होती है फल्जन रिएक्शन, उसके द्वारा जब ट्रीट करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पिंक कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पिंक कलर के। तो क्रोमा का मतलब है कलर्ड और टीन का मतलब है थ्रेड्स, है ना। तो कलर्ड थ्रेड्स, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये डीएनए स्पेसिफिक रिएक्शन है, आरएनए इस रिएक्शन को देता नहीं है और कोई दूसरा स्ट्रक्चर इस रिएक्शन को नहीं देता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस का या न्यूक्लियोप्लाज्म का फल्जन पॉजिटिव पार्ट है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि फल्जन पॉजिटिव पार्ट जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का, दैट इज क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है मैंने जैसे आपको बताया ये डायनेमिक फॉर्म में है ना। जैसे जैसे समय निकलता है उसके साथ साथ क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। क्रोमैटिन कैसे चेंज करेगा अपने स्ट्रक्चर को? कंडेंस और डीकंडेंस होकर के, है ना। कंडेंस का मतलब इकट्ठा हो जाना, सारा का सारा इकट्ठा हो जाना, और डीकंडेंस का मतलब खुल जाना, फैल जाना, बिखर जाना। तो क्रोमैटिन की 2 फॉर्म्स हैं। तो याद रखना है कि जो हमारा सेल का साइकिल है, जिसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, उसको आपको मालूम है कि अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरफेस और दूसरा डिवीजन फेज। क्योंकि डिवीजन जनरली 2 तरीके का होता है, आपको सबको मालूम है, माइटोसिस और मियोसिस। हालांकि जब अपन प्रोकैरियोट्स में जाते हैं तो वहां हम एमाइटोसिस भी देखते हैं, जिसमें ना मियोसिस होती ना माइटोसिस होती, सिंपली बाइनरी फिशन वगैरह जैसे रिएक्शंस होती हैं। तो यहां अपन यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो चूंकि मियोसिस और माइटोसिस दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं इसीलिए डिवीजन फेज को अपन एम बोल सकते हैं यहां पर। तो इंटरफेज और दूसरी हो गई डिवीजन फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल डिवीजन नहीं कर रही है। बहुत सी किताबों में बहुत सी जगह पर इसको रेस्टिंग फेज भी बोल दिया गया है, बट बेटर हम इसको रेस्टिंग ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल इसमें रेस्ट कर रही है। तो इंटरफेज में सेल कर क्या रही है?
बहुत ध्यान से सुनेंगे। इंटरफेस सेल की वो स्टेज है जिसमें सेल वो सारे काम कर रही है जिसके लिए आपने सेल को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीटा सेल क्यों बनाई है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, बताइए? टू प्रोड्यूस इंसुलिन। आपने मसल सेल्स क्यों बनाई है, बताइए? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। आपने न्यूरॉन्स क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए? इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए, है ना? सलाइवरी ग्लैंड्स की सेल्स क्यों बनाई है? सलाइवा सिक्रीट करने के लिए। तो सेल्स ये सब काम करेंगी तो करेंगी कब? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सेल डिवाइड करेगी फिर रेस्ट करेगी, डिवाइड करेगी फिर रेस्ट करेगी, रेस्ट करेगी तो इंटरफेज। अब भैया रेस्ट करेगी तो ये बताओ फिर वो काम कब करेगी जिसके लिए आपने सेल को बनाया? तो इसीलिए याद रखेंगे, इंटरफेस सेल की वो फेज है जिसमें सेल उन कामों को करती है जिनके लिए हमने सेल को बनाया है, और साथ ही साथ सेल अपने आप को अगले डिवीजन के लिए, सब्सिक्वेंट जो डिवीजन है उसके लिए प्रिपेयर भी करती है। तो इंटरफेज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें एक्टिव प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, डीएनए की भी सिंथेसिस होती है ना? तो इसको अभी अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एम फेज वो फेज है जिसमें सेल का जो मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, जो इसका सामान है अंदर का, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दो पार्ट में दो अलग अलग सेल को दे दिया जाता है ना? तो याद रखेंगे ये एम फेज हो गई। मैं आपको जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि क्रोमेटिन जो है उसका एक स्ट्रक्चर डायनेमिक है, यानी कि ये कंडेंसेशन शो करेगा, डिकंडेंसेशन शो करेगा, इकट्ठा होगा फैल जाएगा, इकट्ठा होगा फैल जाएगा। ये कंटिन्यूएशन में बार बार रिपीटिशन होगा, इसका ऑल्टरनेशन होगा। तो याद ये रखना है कि यहां से यहां जब आप जाओगे तो प्रोसेस क्या होगी बेटा? डीकंडेंसेशन की, सॉरी कंडेंसेशन की, है ना? कैसी प्रोसेस होगी बेटा? इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, हाँ ऐसे इसको कंप्लीट कर देते हैं। कंडेंसेशन की, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल बेटा क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, है ना? और जब हम एम फेज से वापस इंटरफेज में आएंगे तो ये मटेरियल कैसा हो जाएगा? डीकंडेंस हो जाएगा। तो ये चीज अपने को अच्छे से समझ लेनी है, याद रखनी है। क्या जरूरत है इस कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन की? इस पर एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आज हमारा पर्पस थोड़ा दूसरा है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन का क्या पर्पस है। ये नोट कर लीजिए, इंटरफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये आपको कैसा दिखाई देने वाला है? अनकंडेंस्ड। कैसा दिखाई देगा? अनकंडेंस्ड। अनकंडेंस्ड का मतलब क्या हुआ? जब आप यहां से यहां आओगे तो प्रोसेस हो गई डीकंडेंसेशन की। तो जब कोई चीज डीकंडेंस हो गई तो वो आपको कैसी दिखाई देगी इंटरफेज में? अनकंडेंस्ड। और जब यहां से जब यहां आप जाएंगे तो यहां प्रोसेस कौन सी हो रही है? कंडेंसेशन की। तो एम फेज में जो स्ट्रक्चर आपको क्रोमेटिन का दिखाई देगा वो कैसा होगा? हाईली कंडेंस्ड होगा। तो नोट कर लीजिए कि एम फेज में जो हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? क्रोमोसोम। तो नोट करने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम कोई नई चीज नहीं है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में कोई फर्क नहीं है। क्रोमेटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम है, बट फॉर्म का अंतर है, शेप का अंतर है, ठीक है? जब क्रोमेटिन मटेरियल हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तो वो जो पैकेट्स बनते हैं, कंडेंस्ड पैकेट्स जो बनते हैं, उन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। और जब ये पैकेट्स खुल जाते हैं, जो अंदर का सामान है वो बिखर जाता है, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? सिंपल लूज क्रोमेटिन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये क्रोमेटिन आपको यहां दिखाई देगा। तो नोट करने वाली बात यह है कि इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खुले हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, इंटरडिस्पर्स्ड होंगे, इसीलिए शेप आपको नजर नहीं आएगी, है ना? वो जो एक शेप हमारे दिमाग में बैठी हुई है ना क्रोमोसोम की, ये वाली या ये वाली जो शेप हमारे सामने दिमाग में बैठी हुई है, ये शेप बेटा आपको नजर नहीं आने वाली है, ठीक है? नोट कर लीजिए, कहां पर नजर नहीं आने वाली है ये वाली शेप? इंटरफेज में। ये जो शेप है ये आपको कब दिखाई देगी? ये आपको दिखाई देगी एम फेज में। एम का मतलब डिवीजन फेज में। और सबसे बढ़िया कब दिखाई देगी? मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमेटिन मटेरियल का मैक्सिमम कंडेंसेशन है। तो जो बेस्ट क्रोमोसोम्स आपको नजर आने वाले हैं, कंडेंस फॉर्म नजर आने वाली है क्रोमेटिन की, वो मेटाफेज किसकी? डिवीजन फेज की। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये लगातार ऐसा होता रहता है। देखिए, इस चीज पे चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा कि सर ये प्रोसेस आखिर हो क्यों रही है, क्यों हम कंडेंस कर रहे हैं, क्यों हम अनकंडेंस्ड कर रहे हैं।
बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि आप मेरी लाइव क्लासेस कभी ज्वाइन करें तो वहां तो मैं बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट के साथ और बहुत सारी स्टोरीज वगैरह बता करके सुना करके मैं सारी चीजों को समझाता हूं, किंतु यहां इतना समय नहीं होता यूट्यूब पर। तो क्योंकि वो जो सामने वाली जो क्लास होती है ना, वो तो एक अलग ही फिर फ्लो में होती है ना, आई टू आई कांटेक्ट होता है, तो बहुत सारी स्टोरीज बताई जाती हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं। यहां थोड़ा सा हम उसको सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बात करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बस उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास पहनने के लिए जो कपड़े हैं, है ना, वो आप अपने घर में कैसे रखते हो? सारे के सारे कपड़े आप एक ब्रीफ केस या सूट केस में या अलमारी में बंद करके तो नहीं रखते हो, है ना। उनको आप दो तरीके से करते हो। एक वो जिनकी कभी कभी जरूरत होती है ना। एक वो जिनकी आपको रेगुलर जरूरत होती है, डेली बेसिस पे आप करते हो। तो डेली बेसिस वाले जो आपके कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है या आप रोज कहीं आ रहे हो जा रहे हो, तो उन कपड़ों को आप रोज बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं रखोगे। जो ब्रीफकेस और सूटकेस है, ये पब्लिक को कब नजर आएगा बताओ? तब नजर आएगा जब आप घूमने जाते हो, है ना। यदि पापा ने कहा कि बेटा चलो आज तुमको कहीं घुमा करके लाते हैं, या 5-6 दिन का 10 दिन का आपका एक प्रोग्राम है, स्कूल का टूर है, तो आप घूमने जाते हो, तो वहां क्या होता है? आप अपने जो कपड़े हैं उनको क्या हवा में हिलाते हुए खुले हुए ले जाओगे क्या? देखिए ये मेरे पैंट है, ये मेरी टी शर्ट है, ये मेरे दूसरे कपड़े, तो ऐसे हिलाते हुए तो नहीं ले जाओगे। आप उनको पैक करोगे, कंडेंस करोगे। बैग में जगह नहीं आ रही है, फिर भी आपने कहा नहीं यार ये वाली शर्ट तो मुझको ले जानी है, तो आप क्या करोगे? जगह बनाओगे, जबरदस्ती पास पास रखोगे, उनको कंडेंस करोगे, पैकेट को बना लोगे, है ना। वही पैकेट बेटा क्रोमेटिन जब बनाता है तो उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये कब दिखेगा आपको? जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। पैकिंग आप कब करते हो? पैकिंग तब करते हो ना जब ट्रांसपोर्ट होता है। और जब आप अपने ही घर के अंदर हो, जिस समय ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको यूज करना है उस सामान को, और यूज करना है तो आपको बैग को खोलना पड़ेगा, पैकेट को अनपैक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अनपैक नहीं करोगे तो आप उनको यूज कैसे करोगे? सेल को यदि प्रोटीन बनानी है, सोचो थोड़ी देर के लिए, देखो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलता है। कहीं सुनी बातों पे मत जाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। डीएनए में क्या है? प्रोटीन को बनाने का मैसेज है, हम सबको मालूम है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो डीएनए में जो भाषा लिखी हुई है जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में, उसी से प्रोटीन बननी है ना। अब आपने डीएनए को बांध बूंद करके पैकेट बना करके रख दिया इंटरफेस में, तो बताओ इंटरफेस में प्रोटीन बना लोगे? बीटा सेल को बनाना है इंसुलिन बनाने का सामान डीएनए पे, जानकारी जो है वो डीएनए पे। राइबोसोम तैयार खड़ा हुआ है कि जी मैं तो प्रोटीन बनाऊंगा, मुझे जानकारी तो दो, मुझे इंफॉर्मेशन तो दो। डीएनए का पैकेट बना हुआ रखा है, तो बताओ बन जाएगा इंसुलिन? नहीं बनेगा ना। तो यदि इंसुलिन बनाना है या कोई भी प्रोटीन बनानी है XYZ, तो आपको डीएनए को अनपैक तो करना ही पड़ेगा। फिर आपको यह भी मालूम है कि इंटरफेज में एक एस फेज भी होती है यहां पर, है ना। एस फेज में हम डीएनए का ही डुप्लीकेशन करते हैं, डीएनए को डबल करते हैं, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तो उसमें डीएनए का खुलना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड की मैचिंग होगी, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया डीएनए बनाएगा। इन सारी चीजों के लिए डीएनए का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि डीकंडेंसेशन क्यों कराया और फिर कंडेंसेशन क्यों कराया। इसीलिए कराया क्योंकि डीएनए को ट्रांसपोर्ट करना है किसको? दो अलग अलग सेल्स को। एक सेल से जब हम दो सेल बनाएंगे तो आपको दोनों को बराबर जेनेटिक मटेरियल देना है कि नहीं देना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट निकलेगा। यदि आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है क्या डिवीजन फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्या मेटाफेज में प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, अब आप सोच रहे हो यार सर ने सब कुछ पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो अपनी अकल लगानी है कि जब डीएनए हाईली कंडेंस्ड है, खुला हुआ है ही नहीं, तो ये बताओ प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना, सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को तो आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस से अपना दिमाग लगा करके समझ जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इन सब सारी चीजों को एक बार से हटा देते हैं यहां पर स्क्रीन से, और अब हम लोग आगे समझेंगे कि सेल डिवीजन में किस तरीके से माइटोसिस का कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं कि है हमारा सेल का साइकिल, ठीक है। सर्किल मेरे से ठीक से बनता नहीं है, पर चले बन गया है थोड़ा।
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, एक हो गया एम फेज और एक हो गया डिवीजन फेज। ये वाला डिवीजन फेज है, ये वाला इंटरफेज है ना। अब इंटरफेज को हम, आपको सबको मालूम है, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबको नाम भी मालूम है। ये वाला G1 यहां से यहां तक, ये वाला S फेज और ये वाला G2 फेज। या G का सीधा मतलब क्या है, गैप, है ना। ये गैप फर्स्ट है, ये गैप सेकंड है, ये S फेज है। कॉन्सेप्ट यहीं पे बनेगा बेटा, है ना, बहुत ध्यान से बनाना है। और ये तो हमारा आपको सबको मालूम है कि डिवीजन फेज है, जिसको अपन M फेज बोल सकते हैं। यहां से यहां तक केवल जो हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने की पूरी प्रोसेस हो रही है। देखो, याद रखने वाली बात यह है, कलर थोड़ा सा यदि हम चाहें तो चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वाली जो फेज है जिसको हम G1 फेज बोल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये फेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा था कि सेल उन कामों को भी करती है जिसके लिए सेल को बनाया गया है। तो मोर प्रिसाइजली और ज्यादा स्पेसिफिकली यदि अपन बात करें तो ये वो जो एरिया है, ये जो जगह है, ये जो टाइम गैप है, रेड कलर से जो बाउंड्री मार्क है यानी कि G1 वाला, ये एग्जैक्टली वो जगह है जिसमें सेल उन कामों को करती है जिसके लिए हम सेल को बनाते हैं। यानी कि न्यूरॉन अपना इंपल्स का कंडक्शन किस फेज में करेगा यदि क्वेश्चन आता है तो G1 में करेगा, क्योंकि सेल को बनाया ही इसलिए गया है। किसी सेल को हम इसलिए थोड़ी बनाते कि वो बहुत खूबसूरत है, इसीलिए बनाते ना उससे हमें कुछ काम कराना है। मसल सेल बना ली इसीलिए बनाई है कि बहुत सुंदर है, ना जी ना। किस लिए बनाई है कि उससे हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कराना है। सलाइवरी ग्लैंड की सेल क्यों बनाई है, क्योंकि उससे हमें सलाइवा सिक्रीट करानी है। तो ये सारा का सारा काम G1 में होने वाला है। कोई मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस फेज में करेगी, G1 में करेगी। अब देखो आगे की बात, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी खतरनाक, ठीक है। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है बेटा, ये बाउंड्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। इतनी ज्यादा बार मैंने बहुत इसीलिए बोला है क्योंकि अपने दिमाग में छाप लो इस चीज को। यदि ये बाउंड्री किसी सेल ने क्रॉस कर ली तो ये जरूरी है कि वो डिवाइड करेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, तुम्हारा मन भी होता है, जैसे मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लो, तो तुमने कहा नहीं मम्मी आज मन नहीं कर रहा है ना, आज भूख नहीं लग रही, आज पेट में जगह नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से कभी कभी सेल का भी मन होता है यार अब डिवाइड नहीं करेंगे। बहुत सारी सेल्स होती है जो मना कर देती हैं कि भाई हम डिवाइड नहीं करेंगे, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो वो सेल्स डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन इस बाउंड्री पर हो जाना चाहिए। यानी कि कोई सेल यदि डिवाइड नहीं करना है उसको, तो वो कभी भी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी और अपनी जो पूरी जिंदगी है, पूरा जो जीवन है, पूरी जो लाइफ है, वो पूरी की पूरी जीवन में ही निकाल देगी। समझ में आ गई ना बात। द सेल दैट डज नॉट डिवाइड दैट पासेज इट्स एंटायर लाइफ इन G1 फेज। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, है ना। यानी कि अब उसकी जिंदगी में कभी G2 फेज नहीं आने वाली है, उसकी जिंदगी में कभी S फेज भी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी ही नहीं। और जिसने इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया उसका डिवीजन कोई रोक नहीं सकता, यानी कि उसको डिवाइड करना ही करना है। तो आप बताइए कि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां क्रॉस करते ही जो अगली फेज है वो है एस फेज। एस फेज इज द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर डीएनए का क्या होगा बेटा, रेप्लिकेशन होगा, शॉर्ट में लिख दिया है। और डीएनए की प्रोसेस रेप्लिकेशन की बहुत प्रिसाइज, बहुत स्पेसिफिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यदि डीएनए का अमाउंट हमने डबल करना शुरू कर दिया तो बीच में अपन उसको रोक नहीं सकते, और जब डबल कर दिया तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेट गोल क्या है, सुनो। मेरे घर में ऑलरेडी एक टेलीविजन है, मैं दूसरा टेलीविजन क्यों लाया बताओ। इसलिए लाया क्योंकि मुझे उसे दूसरी जगह पे यूज करना है ना। एक साथ एक ही कमरे में तो मैं दो दो टीवी देखूंगा नहीं। वो अलग बात है कि मेरी शॉप है टीवी की, तो मैं 10 टीवी लगा सकता हूं एक ही रूम में, पर यहां बात एक नॉर्मल पर्सन की हो रही है ना। तो मेरे पास तो ऑलरेडी डीएनए है भाई, जितना मुझे चाहिए उतना है कंटेंट, उसको बोलते हैं सी वैल्यू। मेरी जो क्रोमेटिन वैल्यू है, सी वैल्यू, वो है मेरे पास जीवन में।
और वो जितनी प्रोटीन की मुझे जरूरत है उन सबको बनाने के लिए सफिशियंट है, देन व्हाई आई एम मेकिंग अनदर कॉपी ऑफ डीएनए? इट इज जस्ट लाइक दैट यू आर हैविंग एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी, है ना, वो बुक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सेम एडिशन, सेम पब्लिशर, सेम ऑथर की वही वाली बुक। यदि आप पापा से कहो कि पापा एक दूसरी ला दो, तो पापा सीधा सा पूछेंगे बेटा पैसे पेड़ पे लग रहे हैं क्या, कल ही तो लेकर के आया हूं, फिर दोबारा किताब की क्या जरूरत है? तो पिटाई लगेगी नहीं लगेगी? जब चीज आपके पास ऑलरेडी है, या तो ये ठीक है कि आप दूसरे पब्लिशर की ले रहे हो, किसी दूसरे ऑथर की ले रहे हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट की ले रहे हो, तो बात समझ में आ रही है। सेम चीज क्यों ले रहे हो भैया? तो फिर आप बड़े मासूमियत से इनोसेंटली आपको बोलते हो पापा मेरे फ्रेंड को जरूरत है, उसको मुझे देनी है, तो पापा आपको दे देंगे, है ना, नहीं तो नहीं मिलने वाला। तो वही चीज है कि डीएनए का अमाउंट जस्ट हम डबल कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है भैया? पर्पस ये है कि एक सेल से 2 सेल बनानी है, मींस द डिसीजन हैज बीन टेकन, डिसीजन इस बाउंड्री पर हो चुका है, इस बाउंड्री पर वो डिसीजन हो चुका है कि अब अपने को सेल को डिवाइड कराना है, सेल ने मन बना लिया है। तो एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम M1 चेक पॉइंट बोलते हैं, वो चेक पॉइंट यहां पर है, वहां पर ये डिसीजन हो चुका है कि सेल को अब डिवाइड करना ही करना है। तो वो जब डिसीजन हो गया तो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो गया और सेल आगे प्रोसीड कर गई, और आगे फिर सेकंड चेक पॉइंट यहां पर आएगा और उसके बाद सेल फिर डिवीजन करेगी, और वो जो अमाउंट हमने डीएनए का बढ़ाया है वो 2 सेल को दे दिया जाएगा। किंतु जब मेरे को डिवाइड ही नहीं करना, एक बात बताओ, मैंने तो डिसीजन ले लिया भाई मेरे को डिवाइड करना ही नहीं है, जब करना ही नहीं है तो बेटा तू क्या करेगा एस फेज में जाकर के, क्या करेगा अपने डीएनए का अमाउंट डबल करके? तो फिर सेल जो है इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी और पूरी लाइफ इसकी जीवन फेज में चली जाएगी। एक चीज ना हमारे दिमाग में ठोक ठोक करके डाली हुई है कि डीएनए एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब एक बार नीट में मान लो क्वेश्चन आ गया या किसी भी एग्जाम में आ गया कि न्यूरॉन्स में डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। अब बच्चे ने आप देखा ना ताप, ऑप्शंस थे, ऑब्वियसली एस फेज होगा ही होगा, उसमें खटाक से लगा दिया और क्या सोच रहा है 4 नंबर भैया पक्के। खड़ा करके आंसर की देखी तो सिर पकड़ लिया, पीके सर की क्लास देख ली तो समझ में आ गया कि कहां गलती थी। न्यूरॉन कभी डिवाइड ही नहीं करता, आपको सबको मालूम है न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होती, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो दे आर अनेबल टू डिवाइड, वो डिवाइड ही नहीं करते। जब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो इस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं करेंगे, और जब क्रॉस ही नहीं करेंगे तो डीएनए का अमाउंट कहां से डबल हो जाएगा? तो एस फेज होगी ही नहीं। तो याद रखिए आपकी आरबीसीज हैं, आरबीसीज में बताइए डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना जी, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करती उनमें ये बाउंड्री कभी क्रॉस होती नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी माइटोसिस का ही है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब मूल बात पर आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यदि तुम्हें चैनल अच्छा लग रहा है, यहां से आवाज आ रही है ना, ये जो जगह है दिल से आवाज आ रही है, तो यार सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, और दोस्तों को भेज दो, ठीक है, पड़ोसी को भेज दो, अड़ोसी को भेज दो, ऊपर वाली आंटी को भेज दो, नीचे वाले अंकल को भेज दो। चैनल को तुम ही लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। वो ठीक है, देखो मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूं, मान रहा हूं, ठीक है, बट जब भी समय मिल रहा है वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, तुम लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा हूं, देता रहूंगा, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिख करके बताओ कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। मैं तो अपने मन में सोच के बड़ा खुश हो रहा हूं कि मैं जो दे रहा हूं वो बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट बच्चों से भी तो पूछना जरूरी है ना, आप लोगों से पूछना जरूरी है कि आपकी समझ में आ भी रही है कि बात नहीं आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, है ना। और एक बेल आइकन भी होता है ना, उसको भी प्रेस कर दिया करो। चलो अब आगे बढ़े और एक दूसरे तरीके से इसी पहलू को, इसी सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से फिर एक बार और समझते हैं, कुछ नई चीजें और क्लियर होने वाली है। देखो यार एक बात बताओ मेरे को, यदि अपन ह्यूमन सेल की बात कर लें तो मेरे पास कितने क्रोमोसोम है? 46 है कि नहीं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा ना तो उसकी माइटोसिस कभी समझ में आने वाली, ना मियोसिस कभी समझ में आने वाली, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तो हमारी एक नॉर्मल जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, सबको मालूम है। वो अलग बात है कि ये क्रोमोसोम दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इंटरफेस में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं है, क्योंकि वो जो शेप है ना वो नजर नहीं आती। सामान सब वही है, क्रोमोसोम भी वही है, खुला पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही कपड़े आपके वही हैं,
सूटकेस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यही फर्क है। तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। एक बात का जवाब दो कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हो गया। मान लीजिए कि सेल डिवाइड कर रही है, हम ये मान लेते हैं कि सेल डिवाइड कर रही है, तो एस फेज भी आ गई। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G2 फेज, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सा गणित है, बिल्कुल सीधी सी मैथमेटिक्स है कि 46 है तो यहां इट शुड बी 92, क्योंकि डबल जब हो गया क्रोमोसोम का नंबर तो 46 का जब मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो इट इज 92। और इसी 92 को अपने को आधा आधा दे देना है दो सेल्स को, ठीक है। 46 भैया तुम ले जाओ, 46 तुम ले जाओ। सिंपल सी मैथमेटिक्स से समझ में आ रही है। बट यार यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, यहां कहानी में ट्विस्ट है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है बेटा वो यहां पर भी अभी भी स्टिल 46 है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया यार। इतना इजी होता तो फिर क्या जरूरत थी, फिर तो सबकी समझ में आ ही जाता। क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 46 है, तो यार ये डुप्लीकेटेड जो अमाउंट था ये गया तो गया कहां। यहां हमारी जो वैल्यू है वो 2C है, 2C का मतलब क्रोमेटिन वैल्यू, और यहां वैल्यू हो गई 4C, यानी कि अमाउंट तो डबल हुआ है, ये तो कंफर्म है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, कंफर्म है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी 46 का 46 है। ये क्या गजब हुआ भैया, ये समझने की जरूरत है ना। तो इसको मैं समझाता हूं। देखो ये आप क्या देख रहे हो यहां पर, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं कि वो दिखेगा नहीं आपको, ऐसा अज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम में डीएनए का एक सिंगल थ्रेड होता है यहां से यहां तक। कभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल सिंप्लिसिटी के लिए, अजम्पशन के लिए हमने ऐसा मान लिया है कि एक ये क्रोमोसोम है और इसमें डीएनए का एक थ्रेड है, जिसे क्रोमोनीमा बोलते हैं अपन। अब एक बात बताओ कि अपने को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है ना। जो हमारे सर लोग होते हैं क्लास में, कभी तो ये वाला बता देते हैं, कभी ये वाला बता देते हैं, अधिकतर लोग ये वाला बताते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है तो ये क्या है, और ये क्रोमोसोम है तो फिर ये क्या है ना। और कुछ लोग और भी आगे बढ़ जाते हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि शायद मेरे ख्याल से ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क क्या है, देखो मैं तुम्हें एक थंब रूल दे रहा हूं, है ना। थंब रूल का मतलब बिल्कुल हर जगह अप्लाई होने वाला है। क्रोमोसोम का नंबर आप इन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लूप्स हैं, इनके थ्रू कभी मत गिनिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिनना है बेटा यहां सेंट्रोमियर से। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। इसमें कितने सेंट्रोमियर है, जस्ट 1, तो ये क्रोमोसोम है। इसमें कितने हैं, जस्ट 1, एक क्रोमोसोम है। इसमें कितने सेंट्रोमियर है, 1, तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क किस चीज का है, देखो यहां से यहां तक डीएनए का एक अनइंटरप्टेड थ्रेड है ना, एक थ्रेड इसके अंदर है। इसके अंदर डीएनए के कितने थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड तो ये हो गया, और एक थ्रेड इसके अंदर होगा, ये वाला, ओके। इसके पास कितने थ्रेड्स हो गए, 2 थ्रेड्स हैं। ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये भी पूरा एक है। तो एक जो सिंगल थ्रेड है, यानी कि एक जो पूरा लूप है इस तरीके का, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, इसको बोलते हैं बेटा हम क्रोमैटिड। एक सही वर्ड जो है इसके लिए वो क्या है, क्रोमैटिड, है ना, आईडी लगा हुआ है, याद रखना। तो क्रोमोसोम एक है, क्रोमैटिड भी एक ही है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 क्रोमैटिड, ओके। यहां पर क्या कहानी है, यहां क्रोमोसोम एक ही है, बिकॉज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज जस्ट 1, बट इट कंटेन्स 2 क्रोमैटिड्स, क्योंकि डीएनए के 2 थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स। एंड यहां पर क्या होगा, जस्ट 1 क्रोमोसोम बट कंटेन्स मैनी क्रोमैटिड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 क्रोमैटिड्स। इन सबके स्पेसिफिक नाम भी है ना, दे हैव गॉट स्पेसिफिक नेम्स एज वेल। जैसे ये वाला है, एक क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम के लिए जो सही शब्द है वो क्या है, याद रखेंगे, मोनाड। मोनो तो तुम जानते हो सिंगल होता है, डी यहां से आ गया, तो व्हाट इज मोनाड। कभी भी आज के बाद कभी भी कोई बोले तो क्या बोलना है,
मोनाड वो क्रोमोसोम है जो एक ही है किंतु एक ही क्रोमेटिड का बना है। इसको क्या बोलेंगे? डाइयाड या बाइयाड भी आप इसको बोल सकते हो, बट ज्यादा बेटर वर्ड है डाइयाड। डाइयाड ज्यादा कॉमनली यूज होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीयाड। जैसे मल्टीपल वो होते हैं ना, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो इसी तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनकी जरूरत अभी आपको नहीं पड़ने वाली है, इसमें और इसमें ही आपको मेन कंफ्यूजन होना है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो दिस इज मोनाड एंड दिस वन इज डायाड। तो क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ गया। एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। तो अब नोट करना है, ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं जो जीवन में हैं, थोड़ी देर का वीडियो अभी और है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं जो जीवन के अंदर हैं, ये सारे के सारे बेटा नोट कर लेना मोनाड है। ठोको यार कॉपी पे, तो लिख लो और मेरा नाम लिख करके लिखना, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जीवन किसी भी सेल की हो, किसी भी सेल की जीवन हो, क्रोमोसोम हमेशा 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 और हमेशा मोनाड ही होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको कुछ और चेंज कर दे। ठीक है, नीचे मेरा नाम देखो, जरूर लिख देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो याद रखना है, जीवन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसके क्रोमोसोम हमेशा मोनाड होते हैं। ये पहचान भी है। जैसे तुम्हें दो सेल दे दी जाए, एक ही जैसी सेल है, फर्क है कि एक G2 में पड़ी है और एक जीवन में पड़ी है, क्रोमोसोम का नंबर दोनों में सेम है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये जीवन की है, ये G2 की है? एक ही तरीका है, दुनिया का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये देखना कि क्रोमोसोम मोनाड किस में है। जिसमें क्रोमोसोम मोनाड है वो जीवन होगी। ठोक लो कॉपी पे। ठीक है, और यदि ये बात अच्छी लगी तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लो। ठीक है, और कमेंट भी लिखो। देखो, अच्छी चीज मिल जाए तो उसकी कद्र करनी चाहिए। ठीक है ना, और कद्र कैसे करोगे? कमेंट लिख करके। तारीफ मत करना, केवल लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हमने डीएनए का अमाउंट डबल किया, यानी कि ये जो डीएनए का पीस था मोनाड के अंदर, ये जो डीएनए का थ्रेड था, इसी से डीएनए का दूसरा थ्रेड बना है। तो वो इसका पार्टनर जो है वो तैयार हो गया, इससे ये वाला तैयार हो गया, किंतु दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। अभी भी एक ही इससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही रहा ना, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है, किंतु शेप कैसी हो गई अब ये? नाउ इट बिकम डायाड। तो यहां पर आपको 46 जो मिलने वाले हैं, ये क्या मिलेंगे बेटा? डायाड मिलेंगे। यहां मोनाड है, यहां डायाड। अमाउंट डबल हो गया डीएनए का। और एक और कमाल की बात, क्योंकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस से बनाए, इससे ये बनाए, तो ये दोनों कैसे होंगे? जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल। कैसे होंगे? 100% आइडेंटिकल होंगे, कोई फर्क नहीं होगा किसी भी तरीके का। जैसा ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक ही जैसी दो चीजें एक ही जगह रख करके करोगे क्या? क्यों बनाया भैया? सेम वही जो बुक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था वो यहां पर फिर एग्जिस्ट कर रहा है कि यार मेरे पास ऑलरेडी चीज थी, मैंने दोबारा बिल्कुल 100% डिट्टो वही चीज क्यों बना ली? इसीलिए तो बनाई ना, दूसरी सेल को देनी है। तो मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये निकला कि इन दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों जो पीसेज हैं आपके, इनको अलग अलग करना आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि सेपरेशन ऑफ दीज टू क्रोमेटिड्स, कौन से वाले? जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े। इनके लिए हम एक बेटर टर्म निकाल लेते हैं, वो है सिस्टर क्रोमेटिड्स। याद रखिएगा ये वर्ड सिस्टर। सिस्टर क्रोमेटिड की डेफिनेशन ही यही है कि जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हो। लिख लो कॉपी पे। सिस्टर क्रोमेटिड्स वो क्रोमेटिड्स हैं जो एक ही क्रोमेटिड से जुड़े हुए हैं और जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, अपन यदि माइटोसिस की बात करें, मियोसिस में भी सेम होते हैं, किंतु वहां क्रॉसिंग ओवर से थोड़ा सा चेंज आता है। तो कम बैक टू द पॉइंट कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सेल डिवीजन। कोई भी सेल डिवीजन बिना सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट किए हुए कंप्लीट नहीं होगा, अकॉम्प्लिश नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। जैसे शादी बिना फेरे के कंप्लीट नहीं होती ना, आप लोग जानते हो, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे सिस्टर क्रोमेटिड्स को, तब तक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। वही सेपरेशन का जो काम है वो बेटा यहां पर होगा, है ना? यहां पर यही जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब
46 तो अब मैं यहां नहीं बना सकता, मैं 1 बना दे रहा हूं आपको, है ना, 1। इसी को अपन सेपरेट करेंगे भैया, 1 तुम ले जाओ और 1 तुम ले जाओ। एक सेल को मल्टीप्लाई 46 कर दो, ये 46 तो ये भी 46 और ये भी 46। तो अब ये नई सेल आ गई आपकी, ये नई सेल बन गई और यहां पर भी एक नई सेल बन गई। तो इस नई सेल में जो क्रोमोसोम्स गए हैं वो कौन से गए हैं? मोनाड गए ना। अब तो ये मोनाड हो गया ना, अकेला हो गया तो मोनाड हो गया। 46 मोनाड इधर गए और 46 मोनाड इधर गए और नई सेल की स्टार्ट हो गई। और इसकी कौन सी फेज स्टार्ट हो गई? G1। सेल डिवीजन के बाद नई फेज कौन सी आएगी? वापस से बेटा G1। और याद रखिए G1 में हर क्रोमोसोम कैसा होगा? मोनाड ही होगा। तो मोनाड से स्टार्ट हो गई नई सेल की लाइफ साइकिल, G1 फेज से इसकी भी हो गई। तो आई थिंक अब आपको माइटोसिस का एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में अच्छे से आ रहा होगा, है ना। इस चीज को और ज्यादा समराइज कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। देखो मेरा मन क्या है ना, मानता नहीं। मुझे लगता है कि शायद अभी 1-2 बच्चे ऐसे हैं, 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिमाग में कुछ कंफ्यूजन लिए हुए बैठे हैं, तो और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे सपोज करो कि ये हमारी सेल है और ये है हमारी G1, ठीक है। बीच में कौन सी फेज आएगी? S फेज। S फेज के बाद फिर हमारी सेल आ गई और इसमें हो गया ये G2। आज वो स्टाइलस है नहीं तो मैं अपनी फिंगर से ही काम कर रहा हूं, तो फिंगर से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गई G2। G2 के बाद आप क्या देख रहे हो? M फेज आई और M फेज में आपकी 2 सेल बनकर के आपके पास आ गई, ठीक है। ये M फेज है। अब यहां से आपकी समझ में सारी चीज आ जाएगी और मैं कलर चेंज करके ब्लैक ले लेता हूं। चलो एक ही क्रोमोसोम लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये याद रखना है ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम है। ऐसी शेप आपको नजर आएगी नहीं, बार बार कह रहा हूं जीवन में, किंतु समझाने के लिए हम ऐसी शेप लेकर के चल रहे हैं। कैसा क्रोमोसोम है? मोनाड है। 46 क्रोमोसोम हम ह्यूमंस के लिए लेकर के चलते हैं। ह्यूमंस की यदि अपन बात करें, है ना, दूसरी सेल में अलग अलग तरीके से लेकर के चलेंगे, तो यहां पर हम 46 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब जो भी कुछ है सब जगह 46 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 46 मोनाड क्रोमोसोम्स आपके पास है। फिर आई आपकी एस फेज। एस फेज में क्या हुआ कि हर क्रोमोसोम जो है 46 सब सारे के सारे डायाड में कन्वर्ट हो गए। एक सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड्स, दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ये G2 की पहचान है। और G2 ही वो फेज है जिसमें डिवीजन की तैयारी होनी है ना। अब अगले डिवीजन की तैयारी भी यहां पर होनी है। अब क्या होगा? मतलब एक चेक पॉइंट तो आपका यहां था एस फेज में जाने से पहले, दूसरा चेक पॉइंट आपका यहां पर है जब आप एम फेज में एंटर कर रहे हो। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, ठीक है। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो घर से ठीक निकलने से पहले आप अपनी जो चेकलिस्ट बनाते हो उसे पूरा चेक करते हो ना कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। घर से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो पॉकेट में पैसा है कि नहीं, मोबाइल रखा कि नहीं रखा, है ना, अपना जो कपड़े वगैरह हैं, दूसरे जो चीजें हैं वो सब हमने रखी कि नहीं रखी, तो सारा चेक कर देना, तो चेक पॉइंट है ये। एम फेज आ गई। एम फेज में क्या किया हमने? सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन किया और कुछ नहीं किया। पहले प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज। प्रोफेज में क्या करेंगे? क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होगा, आपको मालूम है बिखरा पड़ा हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में हम जो सारे क्रोमोसोम्स हैं हमारे 46 के 46 उनको एक लाइन में अरेंज करेंगे, जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, वो मेटाफेज का कैरेक्टर है। वहां मैक्सिमम कंडेंसेशन शो होगा। फिर अगली आएगी एनाफेज। एनाफेज में हम इसी दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे ये है ना, ऐसे बस इनको अलग अलग कर देंगे, एक इधर और एक इधर, एक इस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा, है ना। ये वाला जो वीडियो है ना जिसमें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को डिटेल में शो करेंगे, वो वीडियो अगला वाला वीडियो होगा, ठीक है। इसमें केवल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है और ये वाला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या किया कि भैया तुम ले जाओ, टीलोफेज लिया, फिर बांट दिया। सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सारी की सारी बन चुकी है और ये नई सेल की G1 स्टार्ट हो गई, G1 ऑफ न्यू सेल। ये भी G1 ऑफ न्यू सेल और इसमें भी, यानी कि ये दोनों जो क्रोमैटिड्स थे ये अलग अलग हो गए। दोनों सेल 100% आइडेंटिकल क्यों होंगी जेनेटिकली? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे।
46 के 46 क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल है। तो जो सामान इस पे गया जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली वही इस पर गया। तो नोट करने वाली बात यह है कि माइटोसिस में जो दो सेल्स बन रही हैं, डॉटर सेल्स जो बन रही हैं वो जेनेटिकली सेम है, 1 से 2 सेल बनेंगी, है ना। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं एक्सेप्ट जो हमारी गैमीट्स हैं उनको यदि हम छोड़ दें तो वो सारी की सारी जेनेटिकली सेम है। केवल गैमीट्स को हम छोड़ दें, हमारे स्पर्म को और फीमेल में ओवम को यदि अपन छोड़ दें तो बाकी सब सेल्स जो हैं जेनेटिकली सेम है, सारी की सारी माइटोसिस से ही बनी है ना। एक चीज बच्चों के दिमाग में और भी रहती है, एक कॉन्सेप्ट आपका और मैं क्लियर कर दूं, वो जनरली एक टीचर्स क्लास में पूछते हैं माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे कहते हैं जी मियोसिस तो जर्म सेल्स में होती है और माइटोसिस जो है वो नॉर्मल सेल्स में होती है। ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है ना। जो हमारी जर्म सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या होगा, माइटोसिस होगी। देखो जर्म सेल से कंफ्यूज मत करिएगा, स्पर्म और ओवम को जर्म सेल समझते हैं हम लोग, आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दो। स्पर्म और ओवम जो है ये जर्म सेल्स नहीं है, ये जर्म सेल्स का प्रोडक्ट है। जर्म सेल्स कौन सी सेल्स हैं, मदर सेल्स हैं, जो इन गैमीट्स को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं, है ना। तो जर्म सेल्स जो हैं जब वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगी तब उनके अंदर मियोसिस होगी, रेस्ट ऑफ द टाइम उनके अंदर भी माइटोसिस होगी, ठीक है। इसके बारे में कभी मैं किसी वीडियो में और डिटेल में बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे। तो छोटे छोटी चीजों को लेकर के हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। इतने डिस्कशन का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी बहुत सारी चीजों पे एकदम लाइट आ जाती है, दिमाग में कंफ्यूजन्स नहीं होते। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर जाते हैं। तो बेटा वीडियो को देखते रहो, अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2-3 बार बीच में भी बोला है, कर लो, ठीक है। और एक काम मेरी हेल्प कर दो आप लोग कि चैनल को थोड़ा स्प्रेड करो। देखो मेहनत भी हो और फिर थोड़ा स्प्रेड ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो अपने दोस्तों को भेज दो, सोशल मीडिया वगैरह पे डाल दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, अपने क्लास में बताओ, टीचर्स को बताओ। तो इस तरह से आप लोग करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा माइटोसिस के, उसके बाद फिर मियोसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो और भी ज्यादा डिटेल है, बहुत सारी नई चीजें निकलेंगी। तो इस तरह से बच्चों ये सीरीज चलती रहेगी और अब एक बार शुरू हो गई है तो लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।